दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीफ पर, रंज पर, 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। लेकिन ग्रीफ पर बात करने का ख्याल मुझे आया है शुजात पाशा की ईमेल से। उन्होंने कहा था कि मेरा नाम मेंशन कर दीजिएगा, उन्हें इस बात से कोई एतराज़ नहीं है। शुजात ने ईमेल में अपनी स्टोरी शेयर की और कहा कि वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड, एलियनेटेड फील करते हैं। उनका सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, ना उनका किसी से बात करने को दिल करता है, उन्हें एंजाइटी है, स्ट्रेस है, बहुत सारे जहनी मसाइल का वो शिकार है। लेकिन उस पूरी ईमेल में जो बातें मुझे काबिल गौर लगी, उसमें सबसे अहम पॉइंट उनकी वालदा की वफ़ात है, और बहुत ही ट्रेजिक किस्म की। ईमेल में शुजात कहते हैं कि उन्होंने अपनी वालदा की वफ़ात के बाद कभी सोचा ही नहीं उनके बारे में, हालांकि वो अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा करीब थे, बहुत क्लोज़ थे। उनके वालिद साहब हमेशा अब्रॉड रहे, तो वालिद साहब के साथ ज़्यादा वक्त तो नहीं गुजरा, लेकिन वालदा ही थी यकीनन जिनके साथ वो बहुत अटैच थे। और वालदा की वफ़ात हो गई और उन्होंने कभी अपनी वालदा की वफ़ात के बारे में सोचा ही नहीं। एक और पॉइंट शुजात की ईमेल में जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था उनका अपने रिश्तेदारों के घर रहना। जी हाँ, अपने रिलेटिव्स के घर रहना। और जब भी कोई बच्चा अपनी फैमिली, अपनी जो उसकी ओरिजिनल फैमिली है, उसको छोड़कर अपने रिलेटिव्स के घर रहने जाता है ना, तो फिर बहुत से मसाइल उस बच्चे की शख्सियत में आ जाते हैं। वैसे यकीनन शुजात की जो पूरी लाइफ है वो तो एक ईमेल में नहीं समा सकती थी, और ईमेल में वो सब कुछ बयान तो नहीं कर सकते थे। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मुझे लगता है कि उन्हें प्रोसेस करने की उसको बहुत ज़रूरत है, वो है ग्रीफ, उनकी मदर की डेथ, जिसके बाद वो बिल्कुल नम हो गए, सुन हो गए। उन्होंने कभी अपनी वालदा के बारे में सोचा ही नहीं। यही वजह है कि आज मैं बात करूँगी 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ की, और मैं आपको किताब भी रिकमेंड करूँगी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूंगी मैं, जिसे आपको पढ़ना है, ताकि आप बेहतर तौर पर समझ पाएँ कि आप क्यों इतने डिप्रेशन में हैं, इतनी एंजाइटी में हैं, अपने किसी बहुत ही प्यारे और बहुत ही करीबी के चले जाने के बाद। इसके अलावा सबसे एंड में मैं एक रेमेडी बताऊंगी जो कि यकीनन एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, जिसे वेस्ट में, मगरिब में तो बहुत फॉलो किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर इसकी बहुत कमी है। वो सबसे एंड में मैं आपसे शेयर करूंगी। लेकिन पहले हम बात करेंगे 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ पर। अब ये जो ग्रीफ है, रंज है, ये कोई इतना लीनियर प्रोसेस नहीं है, कोई सीधा प्रोसेस नहीं है कि 5 स्टेज से आप गुजरेंगे तो आपका ग्रीफ प्रोसेस हो जाएगा। नहीं, ग्रीफ को या किसी भी इमोशन को प्रोसेस करना एक बहुत ही पेचीदा अमल है। लेकिन ये जो 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ है, इसे बयान करने वाली थी एक बहुत ही मशहूर स्विस साइकेट्रिस्ट एलिज़ाबेथ कुबलर-रॉस, और उनकी किताब है ऑन ग्रीफ एंड ग्रीविंग, जिसमें उन्होंने इन स्टेजेस का जिक्र किया। और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है ग्रीफ को समझने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल लीनियर सीधा सीधा इन 5 स्टेजेस से गुजरेंगे, लेकिन ये आपको मदद दे सकते हैं अपने इस इमोशन ग्रीफ को समझने में। ग्रीफ का पहला स्टेज होता है डिनायल। जी हाँ, जैसे कि शुजात अपनी वालदा की वफ़ात के बाद बिल्कुल सुन हो गए, नम हो गए, और उन्होंने बहुत ज़्यादा करीब होने के बावजूद इस बात को दोबारा कभी सोचा ही नहीं कि उनकी वालदा या उनकी वफ़ात होना या वालदा को मिस करना या उनकी डेथ के बारे में सोचना, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं इस पर। इसे हम कहते हैं डिनायल। आपका ब्रेन जब देखता है ना कि आपका कोई बहुत ही करीबी आपसे दूर चला गया हमेशा के लिए, और आप एक बच्चे हैं, महज 8वीं क्लास के स्टूडेंट, आपके वालिद साहब भी नहीं हैं, वो अब्रॉड रहते हैं, तो ऐसे में आपका जो ब्रेन है वो इतने शिद्दत वाले इमोशन को प्रोसेस नहीं कर सकता। वो इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है, वो सोचने के लिए ही तैयार नहीं है कि क्या मेरी वालदा वापस नहीं आएंगी। और यही वजह है कि नम हो जाते हैं आप, सुन हो जाते हैं, आप कभी सोचते ही नहीं। आपका ब्रेन वो सारे इमोशंस, वो सारी थॉट्स इतनी डीपली जाकर दबा देता है ना कि आपको फिर कभी वो थॉट्स आती ही नहीं। इस स्टेज को हम डिनायल बोलते हैं, जिसमें हम काफ़ी अरसा कुछ भी फील नहीं करते उस इंसान के बारे में जो हमसे दूर चला गया। अक्सर लोगों को तो इतना ज़्यादा सदमा लगता है कि उन्हें बाकायदा वो इंसान दिखने लगता है, वो उससे बातें करने लगते हैं। जैसे कि आपको एक बहुत ही फेमस डॉक्यूमेंट्री याद होगी, द हाउस ऑफ सीक्रेट्स, बुरारी फैमिली। उसमें जो बंदा होता है जो सबको ये कहता है कि मैं बाबूजी से बात करता हूँ, मैं अपने अब्बा से बात करता हूँ, वो आकर मुझसे बातें करते हैं, तो वो क्या होता है, वो अपने बाप से बहुत अटैच होता है ना, बहुत ज़्यादा लाडला होता है बाप का। जब अब्बा की वफ़ात हो जाती है तो उसका वो ब्रेन प्रोसेस ही नहीं कर पाता ना
इन्फॉर्मेशन को। वो डिनाइल में होता है कि नहीं यार अब्बा नहीं जा सकते, वो तो आकर मुझसे बातें करते हैं, मैं तो अब्बा से बातें करता हूँ। तो वो होता है ग्रीफ का वो स्टेज जिसमें आप जितना कनेक्टेड होते हैं अपने पेरेंट्स से उतना ही आप डिनाइल में जाते हैं। आप नहीं यकीन कर पाते कि आपके वालिद साहब या आपकी वालदा अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो जो डॉक्यूमेंट्री है ना बुरारी फैमिली, उसमें वो बंदा डिनाइल में ही होता है ना। अगर किसी को थोड़ी बहुत अवेयरनेस होती, साइकोलॉजी की समझ होती, तो वो ज़रूर उसे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते और उसको उस डिनाइल से बाहर निकालते कि वालिद साहब उससे बातें नहीं करते, वो नहीं है इस दुनिया में, उसको एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन अफसोस कि हमारे यहाँ लोगों को इतनी समझ नहीं होती। और आपने देखा अंजाम फिर उस डॉक्यूमेंट्री में कि अपने साथ वो बंदा सबको ले डूबा। डिनाइल का जो ये स्टेज है ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता आप इससे बाहर निकलते जाते हैं जब आपके वो दबे हुए इमोशंस, वो नम सुन इमोशंस सरफेस पर आने लगते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और आप अफसुर्दा गमज़दा होने लगते हैं, आप फील करने लगते हैं। तो बहुत अरसा जो नॉर्मल लोग होते हैं वो डिनाइल में नहीं रह पाते, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे स्टेज की तरफ आने लगते हैं और उसे हम कहते हैं एंगर। जी हाँ, सेकंड स्टेज का नाम है एंगर, गुस्सा। डिनाइल से निकलने के बाद एंगर एक बहुत ही नेचुरल इमोशन है और इस स्टेज पर ना बहुत मुमकिन है कि आपको गुस्सा आए। बहुत से लोगों को गुस्सा आता है मौत पर कि क्यों, ये तो बहुत अनफेयर है, ये तो जुल्म है, ऐसा क्यों किया अल्लाह ने, अल्लाह क्यों हमसे छीन लेता है हमारे प्यारे हमारे करीबी। आपको गुस्सा आ सकता है अपने ऊपर कि आपने कुछ क्यों नहीं किया उन्हें बचाने के लिए, आप क्यों कुछ नहीं कर सकते थे। आपको कभी कभार उस इंसान पर भी गुस्सा आता है जो इस दुनिया में नहीं है, जैसे कि आपकी वालदा, आपके वालिद साहब, आपका पार्टनर, कि क्यों चला गया मुझे छोड़कर। यहाँ पर आपके अंदर बहुत सारी तलखी, बहुत सारी आज़र्दगी, रिजेंटमेंट, बिटरनेस आपके अंदर आ सकती है। आपका जो एंगर है उसको आपने प्रोसेस करना है ग्रीफ योगा से। जी हाँ, ग्रीफ योगा। आपने अपने एंगर को, अपने गुस्से को आपने हरगिज़ नहीं दबाना। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ काम आती है तो वो है फ़िज़िकल मूवमेंट, क्योंकि डिनाइल को प्रोसेस करने के बाद जो एंगर, जो गुस्सा आपके अंदर बिल्ड हो रहा है, आ रहा है, उसको आपने लोगों पर नहीं निकालना। उससे आपके अपने रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं और आपको उस एंगर को बहुत ही हेल्दी तरीके से, या तो एक्सरसाइज के ज़रिए, योगा के ज़रिए, रो कर, चिल्ला कर, पंचिंग बैग, कुछ भी जिससे आपकी बॉडी को मूवमेंट हो। आपकी बॉडी मूव करनी चाहिए और आपको वो एंगर को अपनी बॉडी से बाहर निकालना, उसको प्रोसेस करना है। एंगर के बाद जो तीसरा स्टेज आता है उसे हम कहते हैं बार्गेनिंग। जी हाँ, ये वो स्टेज है कि जहाँ पर आप अपने गुस्से को किसी हद तक प्रोसेस करके ना बार्गेन करने लगते हैं। इस वाले स्टेज पर आप ना माजी में होने वाले जो वाक़यात होते हैं उनको ना इमेजिन करने लगते हैं कि अगर उस टाइम ऐसा नहीं ऐसा हो जाता तो शायद आज अम्मी होती। आप चाह कर भी ख़ुद को रोक नहीं पाते माजी के बारे में सोचने पर, माजी में उन वाक़यात को डिफरेंट तरीके से वक़ूफ़ पज़ीर होने पर कि काश ही ऐसा नहीं वैसा हो जाता तो कितना अच्छा होता ना। तो आप इस पर सोचने लगते हैं और ये नेचुरल है, ये फितरी है। आपको टाइम लग सकता है इस बार्गेनिंग वाले स्टेज से बाहर निकलने में, लेकिन आपको अपने आप को समझाना होता है यहाँ पर कि हम नहीं रोक सकते। इस दुनिया में अपनी बेस्ट कोशिशों, बेस्ट एफ़र्ट्स के बावजूद हम उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से जाने से नहीं रोक सकते जिन्हें जाना है, और आखिर एक दिन हमें भी जाना है। तो यहाँ पर आप ख़ुद को समझाते भी हैं, लेकिन आप ख़ुद को वक्त भी देते हैं कि अगर ब्रेन पास्ट में जा रहा है, चीज़ों को री इमेजिन कर रहा है, तो उसे करने दिया जाए, लेकिन उसकी भी एक हद होनी चाहिए कि आपको ख़ुद को बताना भी है कि मैं कुछ नहीं कर सकता था, ये मेरे इख्तियार में नहीं था। अब यहाँ पर चौथा स्टेज आता है डिप्रेशन का। डिप्रेशन का मतलब होता है सैडनेस, अफसुर्दगी। जब आपको ना ये बात समझ में आने लगती है आहिस्ता आहिस्ता कि वो जो इंसान चला गया है अब वो नहीं आएगा, और आपको लगता है कि ये जो अकेली ज़िंदगी है ये गुजारना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं गुजार सकता, तो आप सैड हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई बहुत करीबी किसी इंसान का चला जाए तो वो शुरू के चंद साल बहुत नॉर्मल होता है, उसको कुछ भी नहीं होता, लेकिन अचानक से ना वो बहुत डिप्रेस फील करने लगता है चंद सालों बाद, बहुत सैड, अफसुर्दा और डिप्रेस्ड। तो कभी कभार जो ग्रीफ है वो जब आपकी बॉडी में दबा होता है ना और आप उस पर तवज्जो नहीं देते,
आप उसे प्रोसेस नहीं करते तो वो चंद सालों बाद दोबारा से नमूदार होता है और डिप्रेशन की सूरत में ज़्यादातर डिप्रेशन की सूरत में ग्रीफ आता है कि आपको समझ में नहीं आता कि लाइफ में सब कुछ तो सही है, तो फिर वो क्या है जो मुझे इतना अफसुर्दा कर रहा है, मुझे डिप्रेस कर रहा है, मुझे क्यों किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा, मुझे क्यों एक्साइटमेंट नहीं हो रही। मेरे पास अक्सर ऐसे केसेस आए हैं कि जिसमें वालदा की या वालिद की वफ़ात हो जाती है और जो जनाब होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। वो कहते हैं मैं रोया भी नहीं, सब कुछ नॉर्मल था, मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ, लेकिन चंद सालों बाद ना उन्हें बहुत ही शदीद किस्म का डिप्रेशन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उनके उस डिप्रेशन का जो लिंक है ना वो उनकी वालदा की और वालिद की वफ़ात से होता है, क्योंकि उस टाइम प्रोसेस नहीं हुआ, वो रोई नहीं, उन्होंने अपने इमोशंस पर तवज्जो नहीं दी, ब्रेन डिनाइल में चला गया। तो फिर उसके बाद जो ग्रीफ है वो डिप्रेशन की सूरत में आपको फेस करना पड़ सकता है। इस वाले फेस को प्रोसेस करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ सकती है दोस्तों की, फैमिली की, ग्रीफ थेरेपी की, ग्रुप थेरेपी की, जहाँ पर आप अपने ग्रीफ को प्रोसेस कर सकें। मैं एक मरतबा एक ग्रुप थेरेपी का कोर्स कर रही थी, तो उसमें एक जो जनाब थे हमारे साथ मौजूद, वो आए ही ग्रीफ करने के लिए थे, उनकी वालदा की वफ़ात हुई थी। तो उन्होंने वो जो ग्रुप थेरेपी है वो ज्वाइन इसीलिए की थी कि वो वहाँ आकर ना उसको प्रोसेस कर सकें, उस ग्रीफ से बाहर निकल सकें और अपने डिप्रेशन को बेहतर करने के लिए सेल्फ़ केयर, जी हाँ, आपको सेल्फ़ केयर की बहुत ज़रूरत है। अपना ख्याल रखना, अपने खाने पीने का, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करना जो आपको वाकई में मीनिंग दें, पर्पस दें, आपको जॉय दें, आपको मज़ा दें, थोड़ा सा एक्साइटेड करें आपको, और ज़िंदगी को लेकर आप थोड़े से पुरुमीद हो जाएं। तो यहाँ पर आपको बहुत मेहनत करनी होगी और सेल्फ़ केयर से काम लेना होगा। अब हम बात करेंगे 5वें स्टेज की, जिसे हम कहते हैं एक्सेप्टेंस। जी हाँ, हमारी ज़िंदगी के वो सारे मामलात जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं ना, उन्हें आखिर में हमें एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। लेकिन सोचें कि एक्सेप्टेंस तक जाना कितना लंबा प्रोसेस है। एक्सेप्टेंस इतनी आसानी से नहीं मिलती। वैसे तो ये कानून अल्लाह की तरफ से है कि नेचुरली हम ग्रीफ को प्रोसेस कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे और आप स्टक हो गए तो फिर आपको ग्रीफ को प्रोसेस करने के लिए ये कॉन्शियस, शऊरी तौर पर ये स्टेप्स लेने होते हैं। जब आप एक्सेप्टेंस के लेवल पर पहुंचते हैं तो आप समझ जाते हैं कि हाँ, ये ज़िंदगी का असूल है, कानून है। मैंने अपने लव्ड वन को खो दिया और ये जो नई रियलिटी है मेरी ज़िंदगी की, जो कि उस इंसान के बग़ैर है, वो फैमिली, वो लाइफ, वो मेरी माँ, उसका वो प्यार, उसका वो कंफर्ट, वो हैप्पीनेस, वो सब मैंने खो दिया। और अब मुझे अपनी ज़िंदगी की इस नई रियलिटी को, जो कि मेरी वालदा के बग़ैर है, एक्सेप्ट करना होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि एक्सेप्ट करने के बाद हम अपने उस प्यारे को भूल जाते हैं या फिर हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हील हो जाते हैं। नहीं, हम हमेशा उसे याद रखते हैं, वो हमारे साथ होता है, हमारी यादों में, हमारी मेमोरीज़ में, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में ना आगे बढ़ जाते हैं। हम उसे भूल नहीं जाते, हम उसे छोड़ नहीं देते, हम उसकी यादों के साथ, उसके साथ गुजारे हुए उन पलों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस तभी आती है जब हम फुली अपने इमोशंस को प्रोसेस करते हैं। और बिल्कुल लीनियर नहीं होता ये प्रोसेस, सीधा नहीं होता। बहुत सी बार आप दोबारा डिनाइल में जा सकते हैं, बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप दोबारा से बार्गेन करने लग जाएंगे, बहुत सी बार आपको थॉट्स आएंगे कि आप दोबारा से एंग्री हो जाएंगे, एंगर आएगा आपके अंदर। आपको बार बार एक्नॉलेज करना है और प्रोसेस करना है, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। ऐसा नहीं है कि आप हील हो गए तो अब आपको आपकी वालदा की याद नहीं आएगी, या आपको ज़िंदगी में नए चैलेंजेस को देखकर गुस्सा नहीं आएगा कि क्यों अम्मी नहीं है, क्यों वालदा नहीं है मेरी, क्यों चली गई वो। तो ऐसा है, आपके साथ होता रहेगा। लेकिन जब आप अपने आप को हील करते हैं ना, तो वो जो आपके इमोशंस हैं ना, जो डिफ़िकल्ट इमोशंस हैं, फिर उनका आप पर इतना ज़्यादा असर नहीं रहता। मैं आप सबको और शुजात को भी ये रेकमेंड करूँगी कि आप लोग ना एलिज़ाबेथ कुबलर-रॉस की बुक ज़रूर पढ़ें, ऑन ग्रीफ एंड ग्रीविंग। और जो भी आपकी लाइफ में ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुए हैं या जो भी ट्रॉमा आपको है, आप उसे हील करें। आप अपने ट्रॉमा को हील करके ना अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में ले सकते हैं। अपनी ज़िंदगी की डोर इंसान के हाथ में तभी आती है जब वो अपने ट्रॉमा को हील करता है, अपने बिहेवियर को बेहतर करता है, अपनी आदतों को अच्छा करता है और अपने इमोशंस को प्रोसेस करता है। अब मैं बात करूँगी उस रेमेडी की जिसका जिक्र मैंने आपसे वीडियो के शुरू में किया था, और ये रेमेडी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मैं दूंगी। एस्ट्रोलॉजी में जो मून होता है ना, प्लैनेट मून, वो रिप्रेजेंट करता है आपकी वालदा को।
आपकी वालदा क्या है? वालदा इमोशंस हैं, कंफर्ट है, हैप्पीनेस है, माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, फूड है, जी हाँ खाना, आपकी वालदा आपके लिए खाना बनाती हैं, आपको कंफर्ट देती हैं, अबंडेंस है। तो चूँकि अब शुजात आपकी वालदा है नहीं इस दुनिया में, तो आपके लिए एक छोटी सी रेमेडी है कि हफ्ते में ना 1 या 2 घंटा निकाल कर किसी भी ऐसी औरत जो आपकी वालदा की एज की हैं उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप वॉलंटियरिंग कर सकते हैं कहीं पर जहाँ पर बूढ़े लोग रहते हैं, ओल्ड होम्स, वहाँ पर आप गए, आपने 1 घंटा 2 घंटा निकाल कर किसी की खिदमत कर दी, किसी को कुछ खिला दिया, किसी की कोई हेल्प कर दी, खासकर वो औरत जो आपकी माँ की एज की है, तो उससे आप देखिएगा कि आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगी, आपको बहुत सुकून मिलेगा। क्योंकि सिर्फ घर बैठ कर अपने इमोशन प्रोसेस करने से ना बात नहीं बनती। आपको चाहिए कि आप सोसाइटी में जाएं और सोसाइटी में जाकर जब आप लोगों को उनके लिए कुछ करते हैं, चाहे थोड़ा सा ही सही, अपनी इस्तात के मुताबिक किसी एक बंदे को ही हेल्प कर दें, उसके साथ टाइम गुजार लें, बात कर लें, उसकी ब्लेसिंग लें, कुछ अच्छा बोलें उसके लिए, कोई मदद कर दें, उसकी खाना खिला दें, कुछ भी कर दें, तो उससे होगा ये ना कि आपको एक बहुत ही इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगी, एक हैप्पीनेस आपको महसूस होगी। और ये सारा काम आपने जो है ना किसी रिज़ल्ट के लिए नहीं करना, कोई आपने तवक्का नहीं रखनी कि आपको कुछ मिलेगा। आपको सिर्फ सेटिस्फैक्शन चाहिए, आपको सिर्फ हैप्पीनेस चाहिए, और वो आपको तब मिलेगी जब आप बेलौस किसी भी बुज़ुर्ग औरत के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। 1 घंटा 2 घंटा हफ्ते में जो टाइम आप निकाल सकते हैं, किसी भी जगह जाकर आप ना वॉलंटियरिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रहे, सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर नहीं लगाइएगा, कोई पिक्चर नहीं लेनी। आपने वो 1 घंटा, वो 2 घंटा, वो जो मोमेंट है ना, वो सिर्फ आपका होना चाहिए। अगर आपने पिक्चर लगा दी सोशल मीडिया पर कि मैं किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, या मैं उसे खाना खिला रहा हूँ, या मैं डोनेशन कर रहा हूँ, यकीन मानिए आपको कोई हैप्पीनेस नहीं मिलने वाली। तो ये हरकत बिल्कुल नहीं करनी। अपनी जेन्युइन हैप्पीनेस के लिए, जो आपका ग्रीफ है, जो आपकी मदर आपसे दूर चली गई, आपने उसको प्रोसेस करने के लिए, अपनी खुशी के लिए, और वो जो ज़ईफ़ औरत हैं जो आपकी वालदा की एज की हैं, उनको भी खुशी मिलेगी। तो याद रखिएगा कि हम जब सोसाइटी में हैप्पीनेस बांटते हैं ना, तो हैप्पीनेस हमें भी मिलती है। हैप्पीनेस सिर्फ दूसरों से छीनने से नहीं मिलती कि हमें सब हैप्पी करो बस। नहीं, आप ऐसे हैप्पी नहीं हो सकते। ये बड़ा काउंटर इंट्यूटिव है कि हैप्पी आप तब होते हैं जब आप किसी को हैप्पी करते हैं, जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं। बहुत ही उल्टा कानून है नेचर का। तो यहाँ पर आपने इस रेमेडी को भी करना है। मगरिब में वॉलंटियरिंग का जो रिवाज है वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको भी ऐसा करना है। आपको भी अपनी खुशी के लिए, अपने इत्मीनान के लिए करना है। लेकिन ये सिर्फ आपको, आपके अल्लाह को और उन लेडी को पता होना चाहिए जिनके लिए आप कर रहे हैं। आपको हर उस औरत की ब्लेसिंग लेनी है जो आपकी माँ की उम्र की है, और फिर आप देखिएगा कि आप कितना हैप्पी फील करेंगे। आप एलियनेटेड फील नहीं करेंगे, क्योंकि यूँ आपका सोशल इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। आप बाहर भी जाएंगे घर से, आप किसी इंसान से इंटरेक्ट करेंगे, उसको टाइम देंगे, उसके साथ बैठेंगे, उसकी खिदमत करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा। और आप जो साइकोलॉजी के हमारे 5 स्टेजेस हैं, आप इसके बारे में भी अपने आप को एजुकेट करेंगे। तो आपको बाहर निकलना होगा, आपको सोशल इंटरेक्शन करना होगा, लेकिन अपने फालतू फजूल दोस्तों के साथ नहीं जो आपके साथ बैठकर लड़कियों की बातें करते हैं, बल्कि आपको बहुत ही मीनिंगफुल टाइम स्पेंड करना होगा। ऐसा वक्त जो बहुत मायने खेज़ है, और उसका जिक्र किसी से मत करिएगा। मैंने कहा ना, जहाँ जिक्र किया इस रेमेडी का असर ख़त्म हो जाएगा। ये रेमेडी अपना असर नहीं दिखाएगी। शुजात, उम्मीद करती हूँ कि आप यूँ मायूस नहीं होंगे, बल्कि जो आपकी लाइफ में ये तकलीफ़ है, दर्द है, पेन है, इसको प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल लाइफ गुजारेंगे। याद रखिएगा, इंसान के पास मीनिंग, पर्पस तभी आता है जब वो अपने पेन को सर करता है। किसी भी बहुत बड़े आर्टिस्ट या किसी भी बहुत बड़े इंसान की ज़िंदगी में अगर कुछ बहुत बड़ा हुआ है ना, तो वो तभी हुआ है जब उसने उस दर्द को मीनिंग दिया है, नाम दिया है, प्रोसेस किया है। क्योंकि दर्द सबको है दुनिया में, बस आपको उसको प्रोसेस करना है। शुजात, आप और वो तमाम तर लोग जिनकी ज़िंदगी में दुख है, तकलीफ़ है, दर्द है, मेरा बहुत सारा कंपैशन और एम्पैथी आप लोग के लिए है। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग इस दर्द में डूबेंगे नहीं, बल्कि इस दर्द को प्रोसेस करके इसको मीनिंग और पर्पस देंगे। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।